भरी संसद में आज वह गूंज सुनाई दी जो सदियों से दबाई जाती रही थी। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण की दहाड़ ने सत्ता के सिंहासन को हिला दिया। बीजेपी के मंत्रियों की आंखों में पहली बार और बेचैनी साफ दिखाई दी, क्योंकि आज सवाल नहीं, सच्चाई की तलवार चली थी। शब्द में क्रांति थी, भर लहजे में बगावत थी, संसद की दीवारें भी गवाह बनी रावण की उस आवाज की जिसने चुप्पी का केला तोड़ दिया। दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और किसान मजदूर, सबकी उम्मीदें एक मंच पर गूंज उठी। रावण ने दिखा दिया कि बहुजन की ताकत जब बोलती है तो सत्ता झुकती है। बीजेपी की राजनीति को सीधा चुनौती मिली। संसद का माहौल रणभूमि बन गया। यह दहाड़ सिर्फ संसद तक नहीं, पूरे देश के दिलों में गूंज रही है। मेरे प्यारे भी सैनिकों, वीडियो को शुरू करने से पहले मुझे आप सभी से पूरी उम्मीद है कि आप अपने इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करोगे और कमेंट में जय भीम जरूर लिखें। और हाँ मेरे प्यारे मित्रों, अपने उस प्यारे से जिले और राज्य का नाम जरूर लिखें ताकि हमें पता चल सके कि हमारी जगाई गई चेतना कहाँ तक पहुँच पा रही है। दर्शकों, संसद का माहौल हमेशा सत्ता और विपक्ष के बीच बहस से गूंजता है, लेकिन जब एक नए युग की आवाज संसद के बीच उठती है तो वह महज सवाल नहीं होता, बल्कि करोड़ों लोगों की उम्मीद और संघर्ष की पुकार बन जाता है। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद का संसद में खड़ा होना उस पूरे इतिहास की थी जिसमें दलित, बहुजन और वंचित समाज ने अपनी आवाज को दबाए रखा, लेकिन कभी हार नहीं मानी। चंद्रशेखर आजाद जब संसद में उठे तो सिर्फ एक सांसद नहीं, बल्कि करोड़ों दबे कुचले, हाशिए पर खड़े लोगों की सामूहिक आवाज थे। उनकी आंखों में आग थी, लहजे में तेईस था और शब्दों में वह करंट था जिसने सत्ता पक्ष को हिलाकर रख दिया। संसद में उन्होंने जो 5 सवाल उठाए हैं वह महज सवाल नहीं थे, बल्कि संविधान और लोकतंत्र के अस्तित्व से जुड़े ऐसे मुद्दे थे जिनका जवाब डालकर कोई भी सरकार अपनी जिम्मेदार हिस्से से नहीं बच सकती थी। उन 5 सवालों की गूंज संसद की 4 दीवारों से निकलकर गली गली, गांव और शहर शहर तक पहुंच गए। उनमें से पहला सवाल था, वोट चोरी है, यानी लोकतंत्र के सबसे बड़े हथियार, सबसे बड़े आदि का मताधिकार पर हमला। दर्शकों, पहला सवाल सीधा दागा और कहा, मोदी सरकार जो है। और फिर चंद्रशेखर आजाद खड़े हुए और सीधे, इस देश में जब आम आदमी, गरीब, किसान, मजदूर, दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक वोट डालने जाता है तो उसे विश्वास होता है कि उसका वोट लोकतंत्र को मजबूत करेगा। लेकिन अगर वही वोट चोरी कर लिया जाए तो लोकतंत्र का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाता है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, वो चोरी कब तक चलेगी? संसद में सन्नाटा छा गया। सत्तापक्ष की बेंच हिल गए, क्योंकि यह सवाल सिर्फ एक प्रक्रिया पर नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की नींव पर था। लोकतंत्र की आत्मा वोट को माना जाता है। भारत के संविधान ने हर नागरिक को वोट देने का अधिकार दिया। यह अधिकार किसी की जाति, धर्म, अमीरी, गरीबी से ऊपर है। वोट वह ताकत है जिसके बल पर एक मजदूर भी प्रधानमंत्री की कुर्सी तय कर सकता है और एक किसान भी किसी सरकार को उखाड़ सकता है। दर्शक, और फिर दूसरा सवाल किया तो संसद में सन्नाटा छा गया। संसद में जब चंद्रशेखर आजाद ने पहला सवाल खत्म किया तो उनकी आंखों में और भी ज्यादा गुस्सा भर आया। उन्होंने सीधे सीधे अगला सवाल उठाया और कहा, मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, जब इस देश की बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, तो फिर किस बात का विकास, किस बात का नया भारत? क्यों आज भी बहन मनीषा वाल्मीकि जैसी चंद्रशेखर ने गरजते हुए कहा, बेटी बचाओ का नारा सिर्फ चुनावी पोस्टरों पर अच्छा लगता है, लेकिन जमीनी सच्चाई यह है कि बेटियां सबसे असुरक्षित है। हर रोज अखबार खोलो, हर दिन टीवी देखो तो सबसे ज्यादा खबरें किसकी होती है? बलात्कार, छेड़छाड़ और महिलाओं पर हमले। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब पीड़िता दलित या पिछड़े समाज से होती है तब पुलिस एफआईआर तक नहीं लिखती। संसद के बीच खड़े होकर चंद्रशेखर आजाद ने तीसरा सवाल दागा। उनकी आंखों में आग थी और आवाज में गूंज। उन्होंने कहा, मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ,
जब डॉ भीमराव अंबेडकर ने संविधान में आरक्षण देकर बहुजन समाज को बराबरी का अधिकार दिया, तो आज उस आरक्षण पर हमला क्यों हो रहा है? क्यों लाभ दलित, पिछड़े और आदिवासी नौजवानों का हक छीना जा रहा है? सरकार बताए, क्या वह सचमुच बराबरी चाहती है या फिर बहुजनों को हमेशा पिछड़ा ही रखना चाहती है? संसद गूंज उठा। यह सवाल सत्ता के दिल पर चोट था। आरक्षण सिर्फ नौकरी नहीं, बराबरी का हथियार। आरक्षण का मतलब सिर्फ नौकरी पाना नहीं है, यह उस ऐतिहासिक अन्याय का जवाब है जो हजारों सालों तक दलित, बहुजनों और आदिवासियों पर दिखाया गया। दर्शकों, संसद में खड़े होकर चंद्रशेखर आजाद ने चौथा सवाल दागा। उनकी आवाज अब और भी भारी हो गई। उन्होंने सीधे सरकार की ओर इशारा करते हुए कहा, जब किसान भूखा है, मजदूर बेरोजगार है, नौजवान सड़कों पर है, तब आपकी सरकार के मंत्री और नेता धर्म जाति की राजनीति क्यों कर रहे हैं? क्या पेट खाली होने पर धर्म से रोटी मिलेगी? क्या बेरोजगार नौजवान को मंदिर मस्जिद से नौकरी मिलेगी? संसद की हवा आरोग्य। विपक्ष की बेंच ने तालियों से गूंज उठी। सत्तापक्ष के चेहरों पर बेचैनी साफ दिखाई देने लगी। किसान देश की रही, लेकिन सबसे पीड़ित। भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है, किसान को अन्नदाता कहा जाता है, लेकिन सच यह है कि आज वही किसान सबसे ज्यादा परेशान है। खेत में मेहनत करता है, लेकिन फसल का दाम नहीं मिलता। कभी बिजली पानी का संकट, कभी खाद बीज का कर्ज में डूबकर हर साल हजारों किसान आत्महत्या कर रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद ने संसद में कहा, सरकार बताती है कि उसने किसानों के लिए योजनाएं बनाई हैं, लेकिन अगर योजनाएं इतनी सफल हैं, तो हर साल किसान आत्महत्या की क्यों कर रहे हैं? क्यों किसान आंदोलन करने को मजबूर हो जाते हैं? क्या यह सरकार की नाकामी नहीं है मजदूर देश की ताकत, लेकिन सबसे असुरक्षित किसान। अगर खेत में पसीना बहाता है तो मजदूर शहरों में ईंट पत्थर धोकर इमारतें खड़ी करता है, लेकिन उनकी हालत और भी बुरी है। दिहाड़ी मजदूर को रोजगार की गारंटी नहीं, न्यूनतम मजदूरी का पालन नहीं। फैक्ट्रियों और निर्माण स्थलों पर सुरक्षा ने महामारी और लॉकडाउन में मजदूरों को पैदल सैकड़ों किलोमीटर चलने पर मजबूर किया गया। चंद्रशेखर आजाद ने सवाल किया, क्या यह शर्म की बात नहीं कि जिस मजदूर ने इस देश की इमारत खड़ी की, उसी को सड़कों पर मरने के लिए छोड़ दिया गया? क्या मजदूर का खून सस्ता है और सत्ता की कुर्सी महंगी? धर्म की राजनीति, असली मुद्दों से ध्यान भटकाना। आज सरकार और उसके नेता लगातार धर्म जाति की राजनीति कर रहे हैं। मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, जाति वर्ग, इन्हीं मुद्दों पर जनता को बांटा जा रहा है। चंद्रशेखर ने संसद में गरजते हुए कहा, सरकार बताए कि आप भूखे आदमी को धर्म चाहिए या रोटी चाहिए? क्या बेरोजगार नौजवान को मंदिर चाहिए या नौकरी चाहिए? क्या किसानों को मस्जिद मंदिर का झगड़ा चाहिए या फसल का दाम चाहिए? धर्म की राजनीति करके आप असली मुद्दों से भाग रहे हो, लेकिन मैं कहता हूँ, अब जनता जाग चुकी है। किसान मजदूर का दर्द किसी मंदिर की घंटी या मस्जिद की अजान से नहीं छुप सकता है। साथ ही और चंद्रशेखर ने पांचवा सवाल किया तो सब दंग रह गए। भरी संसद में जब चंद्रशेखर आजाद खड़े हुए, उनकी आंखों में वह चिंगारी थी जो सदियों का दर्द समेटे हुए उन्होंने अपनी आवाज बुलंद की और ऐसा सवाल दागा था जिसने सत्ता की दीवारों को हिला दिया। उन्होंने कहा, सवाल यह है कि आखिर इस देश के दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों पर हमले क्यों बढ़ते जा रहे हैं? क्यों हर रोज किसी न किसी काम, किसी न किसी गली में हमारे बच्चों की लाश मिलती है, हमारी बहनों की इज्जत लूटी जाती है, हमारे नौजवानों को झूठे केस में फंसा दिया जाता है, और क्यों पुलिस कार्रवाई करने के बजाय अपराधियों को बचाती है? यह सवाल सिर्फ एक नेता का नहीं था, पाल उस हर माह का था जिसने अपने बेटे को भीड़ की हिंसा में खोया। यह सवाल उस हर बहन का था जिसे सिर्फ अपनी जाति या धर्म की वजह से अपमान सहना पड़ा। चंद्रशेखर ने कहा, क्या सरकार हमें इंसान नहीं मानती? क्या संविधान सिर्फ किताबों में सजाने के लिए है? जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा था, तब उन्होंने हर नागरिक को बराबरी, न्याय और सम्मान का हक दिया था। लेकिन आज इस देश की सड़कों पर संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। अगर हम इंसान नहीं
अगर हम बराबर के नागरिक नहीं तो फिर यह संसद किसके लिए है? संसद में सन्नाटा छा गया। सत्ता पक्ष की बेंच तिलमिला उठी, लेकिन किसी के पास जवाब नहीं था। चंद्रशेखर ने आगे कहा, आज एक दलित बच्चा स्कूल में पानी पी ले तो उसकी पिटाई होती है। खेत में काम करने वाला मजदूर मजदूरी मांगे तो उसकी हत्या कर दी जाती है। दलित बारात निकाली तो उस पर हमला होता है। पिछड़ा नौजवान नौकरी मांगे तो उसे कुचला जाता है। अल्पसंख्यक बच्चा दाढ़ी रखे टोपी पहने तो उसे आतंकवादी कहा जाता है। आखिर ये किस तरह का लोकतंत्र है? यह कैसा सबका साथ सबका विकास है? उन्होंने अपना हाथ संविधान की ओर उठाया और कहा, मैं आप सब से पूछता हूँ, क्या संविधान ने हमें बराबरी का हक नहीं दिया? क्या हम भी इस देश के उतने ही नागरिक नहीं जितनी आप है? अगर हाँ, तो फिर यह दोहरा अन्याय क्यों? अपराधी सत्ता की गोद में बैठते हैं और पीड़ित जेल में सड़ा आता है। यह अन्याय कब तक चलेगा? संसद में विपक्ष की बेंच तालियां बजाने लगे, लेकिन चंद्रशेखर रुके नहीं। उनकी आवाज और ऊंची हो गई। उन्होंने कहा, हमारे समाज पर हमले सिर्फ शारीरिक नहीं है, बल्कि मानसिक और सामाजिक भी है। टीवी चैनलों से लेकर स्कूल की किताबों तक हमें गालियां दी जाती है। हमें पिछड़ा, गर्म बार और निकम्मा दिखाया जाता है। हमें नौकरी से दूर किया जाता है। हमारे बच्चों को पढ़ाई से रोका जाता है। क्या यही भारत का भविष्य है? क्या यही अमृतकाल है जिसमें हमारी पीढ़ी को सिर्फ गुलामी और अपमान ही मिलेगा? उन्होंने सीधा प्रधानमंत्री की तरफ देखते हुए कहा, आज मैं आपसे पूछता है, आप क्यों चुप रहते हैं जब हमारे बच्चों की हत्या होती है? आप क्यों चुप रहते हैं जब हमारी बहनों पर जुल्म होता है? आप क्यों चुप रहते हैं जब हमें जीने का हक छीना जाता है? क्या आपकी चुप्पी यह साबित नहीं करती कि ये हमले सत्ता की शह पर हो रहे हैं? मेरे प्यारे मित्रों, वीडियो अच्छी लगी हो तो